हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में समझेंगे जो आपको कंप्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल और डिजाइन वाले प्रॉब्लम में मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से डिफिनेशन यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो कवर करेंगे। उसके बाद रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है वो कवर करेंगे। जब इतना पूरी तरह से कवर हो जाएगा तब हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है उसे भी सीखने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग फ्रेश हेडिंग बनाइए इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस। ठीक है, उसमें पहला हेडिंग बनाइएगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले तो हम लोग ये सीख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक, हाँ, और कौन कौन से टाइप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक, हाँ, तो देखिए आप लोग अगर थोड़ा बहुत अगर पहले पढ़े होंगे कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसमें ये पढ़े होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, उसके बाद मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। लेकिन आपको पूरे इंजीनियरिंग लाइफ में आपको यही मिलने को देखने को मिलेगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग जितना भी बात करेंगे वो सारा का सारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कौन से प्रॉपर्टी किसी मटेरियल के कौन से प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक, हाँ, तो बड़े आराम से समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो कोई भी बॉडी को रोटेट होने से कितना रोक सकता है वो प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक, हाँ, बड़े आसान से समझिए। सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट होने से रोक सकता है वही प्रॉपर्टी को बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से सुन लीजिए, सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट होने से रोक सकता है वही बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या यूँ बोल सकते हो कि अगर ये कोई बॉडी है उस बॉडी को इस एक्सिस से कितना रोटेट होने से रोक सकता है वही बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे तो फोर्स को भी सहारा लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, मास के सहारा लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया के सहारा लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब फोर्स का सहारा लेके कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जब मास का सहारा लेके आप कैलकुलेट करोगे तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन जब एरिया के रेफरेंस लेकर के कैलकुलेट करेंगे तो आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक, हाँ, तो देखिए यहाँ पे बड़ा शानदार सा डिफिनेशन से लिखा गया है फिजिक्स के जैसा। कह रहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है ना, किसी रोटेटिंग बॉडी को कैरेक्टरिस्टिक को बताता है ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज इन इट्स कंडीशन रेस्ट और मोशन। ठीक है, देखिए इसका हिंदी में बड़ा शानदार से हम लिख दिए। यह प्रॉपर्टी ये बताता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट होने से कितना रोक सकता है। दैट इज उसी को लिखे हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेशन होने से वो कितना रोक सकता है यही प्रॉपर्टी बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर आप एरिया से कैलकुलेट करोगे तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर फोर्स से कैलकुलेट करोगे तो फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास से कैलकुलेट करोगे तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, हाँ, तो हम इसको तो डिफिनेशन पढ़ लिए फिजिक्स के जैसा, लेकिन जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको मैथमेटिकल डिफिनेशन ही काम आएगा और स्टील में पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करना होगा तो आपको मैथमेटिकल डिफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो कह रहा है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, यानी इस बॉडी का टोटल एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन CG टू रिक्वायर्ड एक्सिस, और उसके CG और उसके जिस एक्सिस के अबाउट जरूरी है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस से ज़्यादा अच्छा रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस बहुत तरह का हो जाएगा, इंक्लाइन डिस्टेंस ले लीजिएगा, कहानी खत्म। ठीक है ना, हाँ, तो बोला ये जाता है कि जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा यहाँ पे इसको इरेज करके थोड़ा सा हम लिखते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर दिखाई पड़ेगा ना, हाँ, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या हो जाएगा तो एरिया इनटू
स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी मान लीजिए कि डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कुछ समय के लिए के मान लेते हैं तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही बात बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालो तो हम क्या लिखेंगे बाबू, यही चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस दैट इज IA। तो देखो तो एरिया तो वही रहेगा ना, इसका एरिया A, और बताओ एक्स एक्सिस से इसके CG के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और CG से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है Y, तो उसके स्क्वायर हो जाएगा, तब हम लोग को निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस फॉर्मूले को आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये वाला एक्सिस को बोल रहे हैं बाई एक्सिस, क्या बोल रहे हैं बाई एक्सिस। अगर बाई एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करेंगे, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस दैट इज, यहाँ से लिखेंगे आई एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस। तो बताओ टोटल एरिया और बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, CG तक, CG से एक्सिस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे, इनक्लाइन डिस्टेंस इधर उधर हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आप सोम में भी पढ़े होंगे और आप यहाँ भी पढ़ ले रहे हैं, सोम या टॉस में भी पढ़े होंगे, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझिए। चलिए, आप उम्मीद है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आया, और इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा आप बना दोगे। अगर गलती से अगर ऐसा बोल दिया जाए कि बताओ एरिया आपको दे दिया गया है 1000 mm स्क्वायर एरिया दे दिया गया है, एरिया जो दिया गया है ऐसा, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर एरिया आपको दे दिया गया है 1000 mm स्क्वायर एरिया दे दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो दे दिया गया, ये जो डिस्टेंस है वो 50 mm दे दिया गया है, तो बताओ कि आपको मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, एरिया को एज इट इज लिख देंगे, इतना mm स्क्वायर इनटू क्या कर देंगे 50 कर देंगे mm। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 50 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, तो 50 पर 3 0 लिख दीजिए सर, इतना mm स्क्वायर और mm यानी mm3, यानी इसका A हो गया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक। और अगर यूनिट की बात की जाए तो इसको लिखेंगे कि क्यू में होता है, यूनिट क्यूब में होता है। अगर यहाँ mm रहता तो mm क्यू है, अगर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर क्यू होता, अगर मीटर रहता तो मीटर क्यू होता, ठीक। तो इतने सारे चीज़ को आप कंप्लीट एनालिसिस किए होंगे, और इसी तरह से अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए कहेगा तो भी निकाल सकते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, इतना ही ज़रूरत है आपके स्टील में, ठीक। हाँ, इतना को बड़े आराम से समझिए और कॉपी कीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन की तरफ। रेडियस ऑफ जायरेशन को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ अपना एरिया होगा, तो यस सर इस बॉडी का कुछ अपना ना अपना एरिया होगा। तो सपोज करिए कि ये बॉडी का अपना एरिया जो है वो कैपिटल लेटर A है, ठीक है। हाँ, अब इस बॉडी को क्या किए आप स्ट्रिप यानी पट्टी में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यही वाला बॉडी को हम ऐसा कर दिया कि इस पट्टी के शेप में ला दिया, ठीक है ना। तो बताओ ई बॉडी का जितना एरिया होगा उतना ही ई वाला बॉडी का भी एरिया होगा, हाँ होगा सर, ठीक है। हाँ, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बताता है, इस चीज़ को सुन लीजिए कि रेडियस ऑफ जायरेशन यही बताता है कि इस बॉडी को कितना दूर पर रखा जाए कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बताता है कि इस बॉडी को इस एक्सिस से कितना दूर पर रखा जाए कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए। तो वही जितना दूरी पर रखे ना, वही दूरी आपको बताएगा रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक। फिर से सुन लीजिए, ये बॉडी को किसी एक्सिस से कितना दूरी पर रखा जाए,
फिर से सुन लीजिए, ये बॉडी को किसी एक्सिस से कितना दूरी पर रखा जाए कि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए। तो जितना दूरी पर रखे ना वही दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक, हाँ, तो यही देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोले कितना दूरी पर रखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम गलती से अगर एक्स एक्सिस का वोट निकाले तो हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हम लोग निकाल रहे हैं कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाव, तो बोलेगा कि सर हम लोग तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया about x axis, that is total area into perpendicular distance between axis and CG of the section या CG of the material या CG of the body। ठीक, हाँ, तो a इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यही डिस्टेंस ने बताएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, और यही डिस्टेंस ना है रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, हाँ, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये आर स्क्वायर ये वाला इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो आई ए की इधर आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो आई ए अबाउट एक्स एक्स एक्सिस अबाउट ए। ठीक, हाँ, तो यहाँ से आर की कैलकुलेशन करेंगे इन स्क्वायर, तो इधर जाकर रूट में आ जाएगा। देखिए स्क्वायर से आ गया रूट में, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है ना, इसी तरह से एक बात आता है, सिमिलरली अगर बात किया जाए, अगर बाई बाई एक्सिस के वोट निकालना होगा तो सपोज करिए कि ऐसा भी डायग्राम बनेगा, ये आपका कोई ऐसा है, और यही बॉडी को अगर हम वाई वाई एक्सिस के अबाउट रख दिए, ये यही बॉडी है जिसका एरिया क्या है, ए है, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, और यही बॉडी है, इसका सी जी यहाँ पे है। तो इस बॉडी को कहाँ पे वाई एक्सिस से कितना दूरी पर रखा जाए, वाई एक्सिस से कितना दूरी पर रखा जाए कि वो डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना दूरी पर रखा जाए कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए। तो सपोज करिए कि आर डिस्टेंस पर आपने रखा, क्या रखा, आर डिस्टेंस पर रखा, और हम वाई एक्सिस से कंपेरिजन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, टोटल एरिया इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यहाँ से आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर लिखेंगे क्या, आर बराबर लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर पहले लिख लीजिए आई, यानी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ से ये निकला आर बराबर आई ए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस बट्टा ए के अंडर रूट। ठीक है ना, तो ये निकला रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये भी निकला रेडियस ऑफ जाइरेशन। लेकिन क्या देख रहे हैं कि ये रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके अबाउट निकला, तो सर ये वाला रेडियस ऑफ जाइरेशन जो निकला ना वो एक्स एक्सिस के अबाउट निकला। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके अबाउट निकला, एक्स एक्सिस के अबाउट निकला, और ये वाला निकला तो बोलेंगे सर ये वाला रेडियस ऑफ जाइरेशन जो निकला ना वो बाई एक्सिस के अबाउट निकला। ठीक है ना, हाँ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन आप एक्स एक्सिस के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हो और बाई एक्सिस के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि जिस सेक्शन का अगर एरिया ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन कम होगा। बड़े आराम से समझिए, जिस किसी भी सेक्शन का अगर एरिया ज़्यादा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन कम होगा, और जिस किसी भी सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। फिर से एक बार, जिस सेक्शन का अगर एरिया यानी ग्रोस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन कम होगा। दूसरी बात, जिस भी सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा हुआ तो उसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, और यहाँ तक आप लोग कंप्लीट किए रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक, हाँ, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए आप रेडीमेड फार्मूला यही रखोगे याद कि रेडियस ऑफ जाइरेशन इज इक्वल टू, फ्रेश इसको लिख दीजिए यहाँ से, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखिएगा क्या, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन है इज इक्वल टू एरिया मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस। यहाँ पर हम लिए एक्स एक्सिस, आप ज़रूरत पड़ने पर वाई भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ,
तो ये हो गया आपको रेडीमेड फॉर्मूला रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने का। आपको एग्जाम तक संभाल के रखना ये दोनों फार्मूला और ये दोनों फार्मूला। ये एक्स एक्सिस के अबाउट है और ये किसके अबाउट है, तो सर बाई एक्सिस के अबाउट है। यानी ऐसा लिखेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट एक्स एक्सिस, रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट बाई एक्सिस। चलिए इतना बात आपको कंप्लीट हो गया और इसे करेंगे कॉपी, ठीक। हाँ, अब हम लोग मूव करेंगे सिलेंडरनेस रेशियो, तब तक इसको करते हैं इरेज। उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। समझ लेते हैं सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ें कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है। उसमें हम लोग ये सीखें कि किसी भी बॉडी को किसी एक्सिस से कितना दूरी पर रखा जाए कि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए, और जितना दूरी पर रखने के बाद वो बराबर हो जाएगा ना, तो वही दूरी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो बताइए एक बार हम एक्स एक्सिस के अबाउट रख करके चेक करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन कुछ होगा, और वाई एक्सिस के अबाउट रख के चेक करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन कुछ होगा। मे भी दोनों बराबर भी हो सकता है और दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन और उससे हम निकाल देंगे सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक। हाँ, तो देखिए सपोज करिए कि ये कोई कॉलम है, सपोज करिए कि ये कोई क्या है, एक कॉलम है, ये कोई एक कॉलम है, ठीक है ना। और इस कॉलम को इस साइड में क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है, और इस कॉलम को इस साइड में भी फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, और ऊपर से आप कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। कौन सा लोड, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। जब ऊपर से आप कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो कॉलम क्या होगा, कॉलम यहाँ से आ करके ऐसे 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 बकल करना चालू करेगा। ऐसे बकल करेगा, ठीक है ना। हाँ, जब कंप्रेसिव लोड लगाएं तो इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ को बोल रहे थे अनसपोर्टेड लेंथ। याद कीजिए पिछला क्लास में यहाँ से यहाँ तक लेंथ को बोल रहे थे अनसपोर्टेड लेंथ। याद कीजिए जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो बताओ कि यहाँ से ये इस पॉइंट को बोलते पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट मिल रहे थे उसको बोलते एल इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव लेंथ बोल रहे थे। याद आया कुछ, यस सर याद आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बोल रहे थे इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो सिलेंडरनेस रेशियो यही बताता है कि इस इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन के रेशियो को ही बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक। हाँ, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ। देखिए इफेक्टिव लेंथ, और इफेक्टिव लेंथ जो डिपेंड करता है, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इन कंडीशन और अनसपोर्टेड लेंथ दोनों से हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ, ठीक। हाँ, ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। और मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस का अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, और दोनों में से जो नन का वैल्यू होगा ना वो आपको मिल जाएगा मिनिमम, और वही मिनिमम से हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो निकाल देंगे। देखिए मैथमेटिकली सिलेंडरनेस रेशियो बराबर क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो बराबर है इफेक्टिव लेंथ बट्टा मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक। तो सिलेंडरनेस रेशियो को कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं लैम्डा से, इफेक्टिव लेंथ को हम लोग मान लेते हैं कुछ देरी के लिए एल इफेक्टिव से, और मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन को आर मिनिमम से, ठीक। हाँ, अच्छा इफेक्टिव लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, और रेडियस ऑफ जाइरेशन डिस्टेंस ही है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, या अगर mm लिख रहे हो तो mm में होगा दोनों, या सेंटीमीटर लिख रहे हो तो सेंटीमीटर में दोनों होगा। कहने का मतलब दोनों ही लेंथ का यूनिट है, तो यूनिट से यूनिट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। इसीलिए सिलेंडरनेस रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर या mm या सेंटीमीटर, जो लेंथ का यूनिट होगा वो होगा, जिस डायमेंशन में आपको दे रखी है, ठीक। हाँ, तो यहाँ से हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो को कॉन्सेप्ट पढ़ें, ठीक। हाँ, उम्मीद है आपको सिलेंडरनेस रेशियो आपको समझ आ गया होगा, ठीक। हाँ,
एक बात समझ नहीं आया होगा कि आप लोग जब स्टील टेबल देखोगे, जब आप लोग स्टील टेबल, रुकिए पॉज करके स्टील टेबल दिखाते हैं। देखिए जब आप लोग स्टील टेबल देखोगे तो स्टील टेबल में किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सारे चीज़ गिवन रहता है। आप यहाँ पे एक स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे और हम हाथ में भी लेके बता रहे हैं, ठीक है ना। सपोज करिए कोई एक एंगल सेक्शन है और उसकी जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो आई एक्स एक्सिस के अबाउट भी दिया रहेगा और आई वाई एक्सिस के अबाउट भी दिया रहेगा, आई यू एक्सिस के अबाउट भी दिया रहेगा और आई भी एक्सिस के अबाउट भी दिया रहेगा और सारे डायमेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर में टेबल में दिया रहेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 एक्सिस का अबाउट रहेगा और रेडियस ऑफ जायरेशन 4 एक्सिस का अबाउट रहेगा। तो 4 एक्सिस में देखेंगे कि सबसे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कहाँ पे मिलेगा, तो जहाँ से सबसे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन मिलेगा वही वाला वैल्यू को सेलेक्ट करके हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो 2 तरह का आप कंप्रेशन मेंबर बनाओगे। एक तो एक सिंगल सेक्शन का यूज करके कंप्रेशन मेंबर बना सकते हो या एक डबल या मोर देन 1 मेंबर को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करके और कंप्रेशन मेंबर बना सकते हो। तो जब सिंगल सेक्शन को कनेक्ट करके आप कंप्रेशन मेंबर बनाइएगा ना तो उसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है। टेबल फटाफट देखिए, आप यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से बना लीजिएगा। लेकिन जब ज़्यादा डबल मतलब 2 सेक्शन को कनेक्ट करके अगर कंप्रेशन मेंबर बनाया गया है तो उस स्थिति में आपको क्या होगा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद से कैलकुलेट करना होगा और चेक करना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट कम है। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि रेडियस ऑफ जायरेशन किस एक्सिस के अबाउट कम है, ठीक है। तो उसको निकाल करके और इफेक्टिव लेंथ आपको सपोर्ट कंडीशन से पता चल जाएगा। सपोर्ट कंडीशन से इफेक्टिव लेंथ आप यहाँ से कैलकुलेट करके रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल दोगे। दोनों देखोगे इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन से आप निकाल दोगे स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो से आप चेक कर लोगे कि वो किस टाइप के कंप्रेशन मेंबर है और कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टेबल देखेंगे और उस टेबल से आपको ये पता चलेगा कि अगर टेंशन मेंबर रहेगा तो उसकी स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा और कंप्रेशन मेंबर रहेगा तो उसकी स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, कौन कौन सी कंडीशन में उसकी स्लेंडरनेस रेशियो कैसे कैसे चेंज होता है, ये आपको आईएस कोड के अनुसार यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिए कॉपी आप स्लेंडरनेस रेशियो को। लोग ये देखते हैं कि अगर आप कंप्रेशन मेंबर बना रहे हैं तो उस कंप्रेशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो कितना तक रखें ताकि वो सेफ रहे। तो ये कोड बताता है कि किसी कंप्रेशन मेंबर का मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है। ये कोड बताता है और उससे आप कम रखोगे तब सेफ रहेगा, ठीक। हाँ, तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो एज पर आईएस कोड, ठीक है ना। आईएस कोड के अनुसार हम लोग ये स्लेंडरनेस रेशियो देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपके ये मेंबर कह रहा है कि ये मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड, अगर कोई कंप्रेशन मेंबर है वो कंप्रेसिव लोड को कैरी कर रहा है, वो लोड किसकी वजह से आ रहा है, अगर लाइव लोड, डेड लोड और इम्पोज लोड की वजह से आ रहा है तो उसकी स्लेंडरनेस रेशियो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज को, इस क्राइटेरिया को आपको चेक करना ही होगा। दूसरी बात कह रहा है कि ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, ठीक है ना, ड्यू टू कंबाइन लोड, ठीक है ना, विंड एंड अर्थक्वेक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कंप्रेशन मेंबर है और उस पर कंबाइन लोड आ रहा है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों साथ में आ रहा है, तब उस मेंबर के लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होना चाहिए 250 होना चाहिए। उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, उससे कम होगा बढ़िया होगा, ठीक। हाँ, आगे कह रहा है कि मेंबर कैरी टेंशन बट मे बी रिवर्सल स्ट्रेस अकर ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक लोड। अगर कोई मेंबर है अगर उसमें रिवर्सल लोड आ रहा है तो उस स्थिति में आप स्लेंडरनेस रेशियो 350 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ कंप्रेसिव लोड के लिए या कंप्रेशन मेंबर के लिए हो गया, ठीक है ना। कंप्रेशन मेंबर या इसी को बोलते हो कंप्रेसिव लोड के लिए हुआ, लोड के लिए हुआ।
अगर आप टेंसाइल लोड के बारे में जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कौन कौन से लोड की वजह से कितना होना चाहिए, उसके लिए अभी यहाँ पे एक टेबल चिपकाते हैं और टेबल में पेज नंबर भी दिख जाए तो आप लोग IAS कोड से खोज करके आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सब जितने भी डाटा कंप्रेशन मेंबर में दिखाया जा रहा है वो सारे आपके कंपटीशन या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा, ठीक। हाँ, तो इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। चलिए इतना को भी करिए कॉपी। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक बच गया है कि अगर आप स्ट्रट का डिजाइन कर रहे हो तो उसमें एल इफेक्टिव यानी इफेक्टिव लेंथ कैसे कैसे वेरी करता है।